अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं, एंजॉय कर रहे हैं और हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम भी आपका इंतजार कर रहे थे और शो का आगाज करते हैं फौरन से मौसम के हाल से। तो मौसम का हाल जानते हैं हमारी करस्पॉन्डेंट रमशा से। जी रमशा, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, कहाँ हैं और मौसम कैसा है कराची का? जी सबा, कराची का मौसम बड़ा ही खुशगवार हो गया है। अगर हम बात करें इस हफ्ते की, तो इस हफ्ते जो है वो मौसम बड़ा ही खुशगवार रहेगा। मौसमियात की जानिब से भी बता दिया गया है, क्योंकि कराची में जो है अब मानसून का सीज़न एंट्री दे चुका है और कराची में इम्कान ये है कि आज भी जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। और इस वक्त भी जो है वो शहर में हवाएँ चल रही हैं 18 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से। इस वक्त मैं पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ लोग जो है वो आए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कराची का मौसम जो है वो ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, लेकिन जब अच्छा होता है तो फिर शहरी उसको खूब इंजॉय करते हैं। दर्जा हरारत की बात करूं तो 30 डिग्री है। इम्कान ये है कि दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री तक जाएगा। हवाएं चल रही हैं, मौसम बेहतर है। कराची में रात गए जो है वो बारिश भी हो सकती है, जबकि इम्कान ये है कि कराची में 28 जुलाई से एक और स्पेल जो है वो एंट्री देगा। इस दौरान कराची में हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। ठीक है, कराची में जो है वो हल्की बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा, मौसम जो है वो औसम रहेगा। दिन भर मौसम कैसा रहेगा ये जान लेते हैं और आपको बताते हैं कि आज 11 बजे जो है वो मौसम कैसा रहेगा। सो हियर वी गो नाउ, और फिर आपको बताएंगे कि 12 बजे कैसा मौसम रहेगा। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा जी, तो जनाब आज 10 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड, फिर 11 बजे रहेगा 32 सेंटीग्रेड, फिर उसके बाद 12 बजे रहेगा 33 सेंटीग्रेड। तो ये तो हैं जी मौसम की अपडेट्स जो हमने आपके साथ में शेयर की। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज जो अहम समातें हैं, आज जो अहम हियरिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सिंध हाई कोर्ट में हो रही हैं आज अहम समातें, और हमेशा की तरह हम आपको बताते हैं तो सिंध हाई कोर्ट में अहम केसेस की समात, आईनी और रेगुलर बेंचेस के रूबरू मुख्तलिफ केसेस की समात होगी। लापता अफराद, गैर कानूनी तामीरात और इसके अलावा जो है तजावुजात और दरखास्त जमानत पर जो है ये समात होने जा रही है। सिंध टैक्स और सेल्स टैक्स से मुतालिक दरखास्तों पर समात होगी। दरखास्तों पर समात जस्टिस फैसल कमाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा जी, मंशियात मुकदमात में मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर समात होगी। इसके अलावा दरखास्त पर समात जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच करेंगे। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स के लिए जो है एक मोटिवेशनल न्यूज़ है, एक मोटिवेशनल खबर है जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, और किसी भी शहर का स्टूडेंट हो, किसी भी शहर का तालिब इल्म हो, आप सब लोगों के लिए ये जो मोटिवेशन होती है ना, ये बड़ी ज़रूरी होती है। चाहे मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर से कोई भी अगर अच्छा काम करता है, कोई भी अगर अपनी तालीम को आगे लेके जाता है और मुश्किलात के बावजूद पढ़ता है, तो उसके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़। और लाहौर का ये स्टूडेंट है जिसके लिए है बहुत सारी बेस्ट विशेज़। तो भाई क्या हुआ है कि लाहौर के सरकारी स्कूल है जहाँ पर पढ़ने वाले जो सब्जी फरोश के बेटे ने जो है ये शानदार कारनामा अंजाम दिया है। अच्छा जी, बेस्ट विशेस मलिक फैज़ान रज़ा, इन्होंने लाहौर बोर्ड के मैट्रिक इम्तहानात में 1186 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन जो है वो हासिल की है। इस हवाले से मलिक फैज़ान रज़ा का कहना है कि इस कामयाबी की जो मुस्तहिक है वो उनके असातिज़ा की मेहनत है, वालिदैन की दुआएं हैं। फैज़ान गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 शाहकोट के होनहार तालिब इल्म है। स्कूल प्रिंसिपल ने कहा है कि फैज़ान ने असातिज़ा का सर फ़ख्र से बुलंद किया है और स्कूल का नाम जो है वो रोशन किया है। आगे बढ़ते हैं जी, और अभी आपको बताते हैं कि जो दाल माश है उसके प्राइस क्या हैं। दाल माश के जो प्राइस हैं वो हैं 405। इसके अलावा जो है मूंग की दाल के जो प्राइस हैं वो 310 है। इसके अलावा मसूर की दाल के जो प्राइस हैं वो 250 हैं। दाल चना जो है वो 340 पर है, और फिर काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। तो ये तो जनाब जी प्राइजेज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की। इसके अलावा हमारी स्क्रीन पर जो है वो मटन के, चिकन के जो प्राइजेज़ हैं वो थोड़ी सी देर में जो है वो पॉप अप हो जाएंगे और आप देख सकेंगे। अच्छा जी, फिर हम आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस भी शेयर करेंगे और बहुत सारी टॉप स्टोरीज भी शेयर करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इंटरनेशनली भी, कराची के अंदर भी, और कहाँ कहाँ पर जो है क्या क्या हैपनिंग्स हो रही है। ये सारी बातें जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब न्यूज़ सेशन में खुशामदीद। हमारे करस्पॉन्डेंट खुर्शीद भाई ने हमें ज्वाइन किया है। खुर्शीद भाई को वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो। खुर्शीद भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, फाइन, बिल्कुल। अच्छा जी, मौसम कैसा जा रहा है? मौसम बेहतर है आज, कदरे बेहतर मौसम बेहतर है। हाँ। अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं मौसम से ही, और मौसम की बात हो रही है तो अब एक और खबर है जो कि डीजी मैट की जानिब से दी गई है, और ये खबर ये है कि जो अब तीसरा स्पेल आने लगा है कराची में, तो कराची वालों को ना बारिश से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, जो मौजूदा मानसून का जो सिस्टम है अब वो कराची को मुतासिर नहीं करेगा। जी हाँ, ये खबर जो है
कराची वालों के लिए बड़ी हैरानकुन भी होगी और अच्छी खबर भी होगी कि भाई जो मानसून का जो मौजूदा सिस्टम है वो कराची को मुतासिर करने नहीं लगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो डीजी महकमा मौसमियात हैं महर साहबजादा खान साहब, उनका कहना है कि आइंदा दिनों एक और मानसून सिस्टम कराची और हैदराबाद को लपेट में ले सकता है। जो मौजूदा मानसून है वो कराची को मुतासिर नहीं करेगा जी। तो ये जो गुफ्तगू की गई है डीजी मेट की जानिब से, ये इस तरह से है कि उन्होंने ये बताया कि जी कराची वाले जो हैं वो अब बारिश एंजॉय कर सकते हैं। कराची वालों को जो है वो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर इसके अलावा जो है ना वो कराची वाले अब ज़्यादा अच्छे से बारिश एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो कराची का जो मौजूदा मानसून का सिस्टम है वो जो है अब मुतासिर नहीं करने लगा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में जो है ना वो जल्दी से गोल्ड के प्राइस भी शेयर कर लेते हैं। गोल्ड जो है, सोना जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है और सोने महंगे होने की रीज़न ये होती है कि कुछ लोग अगर बेचना चाह रहे होते हैं तो वो बेच भी देते हैं सोना। अच्छा जी, सोने की जो फ़ी तोला कीमत है उसमें 3,700 रुपये का बड़ा इजाफा कर दिया गया है। फ़ी तोला जो है वो फ़ी तोला सोना जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 3,64,900 रुपये पर पहुँच गया और 10 ग्राम सोना 3,171 रुपये इजाफे से 3,12,842 रुपये का हो गया। आलमी मंडी में सोना $37 फ़ी ऑन्स महंगा और फ़ी ऑन्स कीमत $3,424 जो है वो हो गई है जी। अच्छा जी, अब मैं जो है वो जिक्र करने जा रही हूँ कि क्या डेवलपमेंट हुई हैं और क्या जो है वो हमारे पास करंट स्टोरीज़ हैं। तो हमारी जो करंट स्टोरीज़ हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि मेयर कराची जो है बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने शहरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। खुर्शीद भाई, अच्छा जो खुशखबरी है ना, खुर्शीद भाई भी सोच रहे होंगे कि कौन सी खुशखबरी है ये। तो ये जो खुशखबरी है ये कुछ इस तरह की खुशखबरी है कि शहर के तमाम अजला में अब इजाफी पानी की फरहमी का जो मिशन है वो हो गया है कामयाब और हब डैम की 100 mg जो है ना उसकी जो अब नई जो कैनाल है उसका काम मुकम्मल कर लिया गया है। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस हवाले से प्रॉपर ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने शहरियों को आगाह किया कि जो हब डैम है उसकी नई कैनाल का इफ्तिताह जो है वो अब 14 अगस्त को होने जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? कुछ देर पहले जिक्र किया कि खतरात कराची में अब कुछ भी नहीं है मौसम के और डरना नहीं है आपने बिल्कुल भी। देखिए कराची वाले तो वैसे ही बाहिम्मत हैं, वो मुख्तलिफ मसाइल से लड़ते 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 इतने बाहिम्मत हो गए हैं कि वो अब लोड शेडिंग का मुकाबला भी करते हैं और स्ट्रीट क्राइम का मुकाबला भी करते हैं और दीगर जो खतरात हैं उनका मुकाबला भी करते हैं। तो कराची वाले हमेशा बाहिम्मत रहे हैं और कराची हाइट जो है उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पानी ना भी आए तो फिल्टर प्लांट से खरीद के पानी पी लेते हैं और ना मिले पानी तो टैंकर खरीद लेते हैं, महंगा टैंकर खरीद लेते हैं। तो ये तो बड़ी दिलचस्प बात है ना कि मतलब हम लोग जो है फौरी तौर पर अल्टरनेट के आदी हो गए हैं। तो अब डरते भी नहीं है और किसी बात का खौफ भी नहीं है क्योंकि वो सारी चीज़ें बिल्टन हो गई ना। मैं गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपसे एक बात अर्ज़ कर रहा था कि कराची का जो शहरी है वो इन सारी चीज़ों के साथ जिंदा रहना उसने सीख लिया है। अब पानी ना हो, बिजली ना हो, शहर में स्ट्रीट क्राइम हो तो वो हंसी खुशी अब रहने लग गया है। उसको पता है ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गए हैं। तो इसी तरह चले एक खुशखबरी भी है। मेयर कराची जो यंग मेयर हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने खुशखबरी दी है कि अब कराची के जो मुख्तलिफ अजला हैं जहाँ पर पानी की किल्लत होती है, पानी नहीं आता। अच्छा, कई इलाके तो सबा ऐसे हैं कि जहाँ पर लाइनें मौजूद हैं पानी नहीं आता वहाँ पे अरसा दराज हो चुका है। जहाँ पर ये कुर्ब जवार में आपके मेहरान टाउन है, वो करंगी के बेशतर इलाके जहाँ पर पानी आता ही नहीं है। पानी आता ही नहीं जी, और आएगा जब जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? तो, सही बात है। तो एक दो बारिशें जो है वो नहीं हो रही कराची में। अगर बारिशें अच्छी हों और कराची के जो अपने इलाके हैं वहाँ पर जो है अजला की सतह पे रेन हार्वेस्टिंग के कुछ मंसूबे अगर वो बना लिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि जो इलाके की सतह की जो ज़रूरत है, पार्क्स को ज़रूरत है और उसके अलावा दीगर जो चीज़ों को ज़रूरत होती है तो उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो हमारे लिए जो है वो बहुत अच्छा एक मंसूबा हो सकता है। और उससे हम पौधे उगा सकते हैं, पार्क बना सकते हैं रेन हार्वेस्टिंग से। और ऐसे मंसूबे हैं कराची में। गुलबर्ग टाउन का एक नमूना हमारे पास मौजूद है, सैंपल मौजूद है, जिन्होंने जो है वो एक मस्जिद से कनेक्शन करके और पार्क्स में पानी दिया है उसका, ताकि वो पानी जो है वो ज़ाया ना हो। और इसी तरह रेन हार्वेस्टिंग का मंसूबा, दुनिया भर में इस तरह के मंसूबे हैं। अगर हम वो उस पर अमल कर लें तो अगर 7 अजला हैं, 7 यहाँ पर डैम हो तो पानी जो है बारिश का पानी हम उसको स्टोर कर सकते हैं और उसको किसी भी सतह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कराची के शहरियों के लिए मैं समझता हूँ ये अच्छी खुशखबरी है कि पानी की फरहमी का जो मंसूबा है मुर्तज़ा वहाब ने, तो अब वो क्योंकि 520 MGD हमारे पास हब डैम से पानी आता है, अब उसमें 100 MGD का इजाफा हुआ है। तो ये अच्छी खुशाइन खबर है, काबिल सताइश खबर है और इससे जो है वो पानी की ज़रूरत पूरी होने का कुछ इम्कान ज़रूर है। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इससे जो पानी की ज़रूरत है ना उसको पूरी होने का इम्कान ज़रूर है। ये खबर इस तरह से है
कि इमाराती वीज़े की जो तजदीद है, मनसूखी या फिर तब्दीली, उससे कबल जो है अब ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी लाजिम करार दे दी गई है। अच्छा जी, इमारात में इमिग्रेशन के नए सिस्टम को दुबई पुलिस के साथ जो है मुंसलिक कर दिया गया है और ट्रैफिक जुर्माना जो है वो 3000 दरहम से ज़ायद होने पर किस्तों में अदायगी की सहूलत मिलेगी। अच्छा, इसके साथ ही एक और ख़बर भी जो है वो आपके साथ में जल्दी से शेयर कर लेते हैं, एंड इट्स अबाउट अमेरिका। अमेरिका में क्या सूरत हाल चल रही है जी? जो अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, उसने अब कानूनी जंग जो है वो ख़त्म करने और विफाकी फंडिंग पर डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से डील कर ली है। गैर मुल्की जो मीडिया है उसके मुताबिक, यानी इंटरनेशनल मीडिया के अकॉर्डिंगली, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है उस वहाँ पर उनका कहना है कि कई विफाकी एजेंसीज के साथ तहकीकात का मामला हल करने के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ मुआहिदा किया है। मुआहिदे के मुताबिक 3 साल के दौरान विफाकी हुकूमत को $20 करोड़ अदा किए जाएंगे। अमेरिकी महकमा तालीम की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने वाले तलबा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई के 1 रोज़ बाद जो है ये वाक़या सामने आया और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है उस पर ये इल्ज़ाम है कि इसने कैंपस में जो है वहाँ पर जो भी उनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो तोड़े। अच्छा जी, ट्रंप इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी की $400 मिलियन इमदाद जो है वो मनसूख कर दी थी। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, अब क्या है कि हमारा जो शहर है, शहर कराची है, इसमें अब जिस तरह से होता है ना कि अवाम भी महफूज नहीं, तो अब सहाफ़ियों के साथ भी अब ये इशू होने लगा है और सहाफ़ियों के साथ भी अब ये आए दिन के वाक़यात हो गए हैं कि चोरी, डकैती और इस तरह के मामलात। आपको रीसेंट भी पता चला होगा कि अभी कितने सारे लोग जो हैं उनके साथ इस तरह की स्नैचिंग हुई है। इस पर खुर्शीद भाई आप क्या कहेंगे और थोड़ी सी इसके बारे में इनसाइड स्टोरी ज़रा बताइए। देखिए, जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, हाँ, वो बिला तफरीक कार्रवाइयाँ करते हैं। हाँ, उसमें सहाफ़ी भी आते हैं, नौजवान भी हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, और उनको नहीं मालूम कि कौन लोग हैं। ठीक, उसकी एक बड़ी वजह यह है, कराची जो शहर है हमारा वो ओवरलोडेड हो चुका है। हाँ, हमारे पास डाटा ही नहीं है कि कौन लोग कराची में आते हैं, हाँ, और कौन लोग नहीं आते। 4 लाख से ज़ायद जो है वो गाड़ियाँ यहाँ पर गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और कितनी रजिस्टर्ड हैं, कितनी अनरजिस्टर्ड हैं, और कितनी लग्जरी हैं, कितनी लग्जरी नहीं है। 40 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिलें यहाँ मौजूद हैं इस शहर कराची में। 40 लाख मोटरसाइकिलें, कितनी रजिस्टर्ड हैं, कितनी नहीं हैं। कितने शहरी यहाँ पर आते हैं, आउट ऑफ पाकिस्तान से, बाहर से भी आते हैं, और पाकिस्तान के बेशतर शहरों से कराची में आते हैं। ओवरलोडेड शहर कराची हो चुका है, और यहाँ पर जॉब के जो मौके हैं वो उस तरह से नहीं है जो कराची जो पहले था। अब कराची के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ की सूरत हाल है उस तरह से वो जॉब के मौके नहीं हैं। तो अल्टीमेटली फिर जो सैलाब ज़दगान थे उनको हमने ला के यहाँ पर अकोमोडेट किया। अकोमोडेट तो कर दिया, ठीक है, उनको आपने एक आशियाना दिया, सब कुछ दिया, उनके रोज़गार का क्या बंदोबस्त किया? उनके आपने जो मुआशी सिस्टम है उसको मुस्तहकम नहीं किया, तो लोग क्या करेंगे? चोरियाँ करेंगे, डाके डालेंगे, फ़ोन छीनेंगे, सब कुछ करेंगे। ये वही लोग हैं जो बेरोज़गार हैं और जिनको अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, जिनको एहसास है महरूमी है कि हम इस शहर में हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स के वाक़यात बतदरीज उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। 2 रोज़ कबल जो है वो हमारे असाइनमेंट एडिटर हैं शान साबिर, उनसे ये कॉज़वे पर जी इस मोबाइल फ़ोन छीन लिए गए। इस पूरे कॉज़वे पर रात के वक्त में लाइट नहीं होती, ठीक है, अंधेरा होता है, तो लोग आ रहे, और बहुत मसरूफ़ ये कॉज़वे है, यहाँ से लोग आते जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लोग भी जाते हैं, सहाफ़ी भी जाते हैं, वकला भी जाते हैं, डॉक्टर्स भी जाते हैं, बिजनेसमैन भी जाते हैं, सरमायाकार दूसरे भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरी इस पट्टी पर, पूरे इस लाइन पर जो है वो कहीं भी हमें रोशनी नज़र नहीं आती, और अंधेरा है, इस तरफ भी पानी है, इस तरफ भी पानी है, और बासानी जो है वो घात लगा के बैठे होते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स, और वो जो है बासानी आपसे मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। ठीक, फिर मुख्तलिफ इलाकों में ख़वातीन महफूज नहीं होती, उनसे जो है पर्स छीन लिए जाते हैं, उनसे कानों की बालियाँ नोच ली जाती हैं। कौन लोग हैं ये? ऐसे घिनौने के लोग हैं, इनको तो मैं समझता हूँ पकड़ें और मारना चाहिए। लेकिन मारने, फिर सवाल यही पैदा होता है, क्या रियासत ने इनकी जिम्मेदारी पूरी की है? क्या रियासत ने इनको रोज़गार के मौके दिए हैं? क्या रियासत ने इनको जो बेरोज़गार अफराद हैं, खा वो तालिब इल्म हैं या आम शहरी हैं, क्या वजीफ़ा दिया है रियासत ने इनको? क्या रियासत ने ये कहा है कि आप जो जब तक आपकी जॉब नहीं होती आप इस वजीफ़े से कुछ चीज़ें, कुछ कोर्सेज हासिल कर लें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब रियासत अपना काम इस तरह से पूरा नहीं करेगी तो फिर इस तरह के केसेस में इजाफा होगा।
कलेक्टिवली हमें मिलकर प्लानिंग करनी होगी कि कितने लोग बेरोजगार हैं, उनका वहाँ पर जब तक डेटा मौजूद नहीं होगा सबा, तो हम किस तरह से उनको अकोमोडेट करेंगे। हमारी करस्पॉन्डेंट है अनुषा जाफरी, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो अपडेट करना है, तो हम जानते हैं अनुषा से कि अनुषा क्या अपडेट्स हैं और जो ये सहाफ़ियों के साथ ये जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इसके बारे में आप हमें क्या बता रही हैं, अपडेट कीजिए। ईस्ट जोन डाको के हवाले कर दिया गया है। ये कॉजवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम 3 मरतबा लुट चुकी है। पहले तैमूरिया की हदूद में लुटी, फिर साइड सुपर हाईवे की हदूद में लुटी और अब जो है वो कोरंगी सनती एरिया की हदूद में टीम लुटी है। पीछे ये है शारा भुट्टो और ये है कॉजवे। यहीं पर रात गए जो है वो हमारे असाइनमेंट एडिटर शान को डाको की जानिब से लूटा गया है। क्योंकि जब आप सहाफ़ी जो अपनी सहाफ़ती ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, अपने ऑफिस जाके काम करते हैं और वो जब घरों को जाते हैं तो गैर महफूज जाते हैं और लुट कर घर जाते हैं, तो ये हाल है, ये सूरत हाल है। क्योंकि हमारा चैनल भी जो है वो कोरंगी के अंदर ही वाक़ई, चैनल से कुछ कदम के फासले पर कॉजवे है और कॉजवे से ये कुछ कदम फासले पर ये शारा भुट्टो है, जो कि पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा मनसूबा है। शारा भुट्टो जो कि बन चुका है, लोग आते जाते हैं और उसके इतराफ़ में सिक्योरिटी का ना होना, डाकों का दिन दिनाना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ईस्ट जोन में 2 बार टीम लुटी है, तो कराची का जो ईस्ट जोन है वो डाकों के हवाले जो है वो कर दिया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से जो आला अफसरान है उनकी कारकर्दगी जो है वो सिफर नज़र आ रही है। जी, तो आपने ये सुना अनुषा का पूरा जो अपडेट्स था एक, और उन्होंने अपने बीपर में बताया कि किस तरीके से वो जो एरिया बता रही हैं, जिसको आइडेंटिफाई कर रही हैं, वहाँ पर अब ये जो है वो मामूल हो गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी जो आपके साथ में डिस्कस करते हैं। इट्स अबाउट सीएम और ये है जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत जो है वो ज़मीन की रिकॉर्ड की जो डिजिटाइजेशन है उसके ऊपर अब पेशरफ्त हुई है इस इजलास में। उस इजलास में इस हवाले से बात की गई है कि अब डिजिटाइजेशन जो है वो की जाएगी। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह, मेयर कराची बिरज़वाब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ और कमिश्नर कराची हसन नकवी और सेक्रेटरी बल्दियात वसीम शमशाद, मेंबर ऑफ बोर्ड रेवेन्यू उमर फारूक और सलीम बलोच और सैफुल्लाह अबड़ो जो थे वो इसमें शरीक हुए। अच्छा जी, अब ये जो डिजिटल निज़ाम है ये अवाम के एतमाद, सरमायाकारी और सर्विस डिलीवरी में बेहतरी लाने का एक ज़रिया है, ये कहा है भाई सीएम सिंध ने। आप क्या समझ रहे हैं कि ये कितना बेहतर स्टेप है? देखिए, ये बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है और बड़ा ये देरीना मुतालबा था उन तमाम लोगों का जो जिनके रिकॉर्ड मुंतकिल नहीं हो सकते थे और जिनके डॉक्यूमेंट्स कभी आप अगर मुख्तार करके दफ्तर में जाए ना तो आपको एक बहुत बड़ा कमरा मिलेगा और उसमें दस्तावेज़ात जो है लाल कपड़े में लिपटी हुई यूँ बिल्कुल लाइन से शेल्फ में रखी हुई होंगी। अच्छा, फिर जब आप आपका घर या कोई प्लॉट या कोई ज़र अराजी जो है वो 50 साल हो चुके हैं, उसको 60 साल हो चुके हैं जी। अगर आप रिकॉर्ड निकलवाने जाएँ तो वो एक जो बैलिफ वो होता है उनका पियोन तो वो जाएगा, सीढ़ी लगाएगा, उस रैक के ऊपर चढ़ेगा और बट्टी से आलूद जो है वो आपका वो गठड़ी जिसे कहते हैं ना, वो गठड़ वो उठा के लेके आता है और वो जब उसको खोलता है तो आपकी जो ज़मीन के कागजात हैं जो रिकॉर्ड के वो बोसीदा हो चुके होते हैं, वो ना उसकी फ़ोटोकॉपी हो सकती है और जो उसका पेपर है वो इंतहाई हल्की क्वालिटी का होता है। जब डिजिटल निज़ाम आ गया है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होना शुरू हो गई, पंजाब में तो इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है, तो इस डिजिटल निज़ाम से आपका जो रिकॉर्ड है एक तो उसमें खुर्दबुर्द नहीं हो सकेगी, सबसे जो इसमें अहम बात है उसमें खुर्दबुर्द नहीं हो सकेगी और जाली डॉक्यूमेंट्स नहीं बन सकेंगे। और फिर उसके अलावा जो हम बायोमेट्रिक का सिलसिला होता है ना कि अभी किसी को पकड़ के भी उसका थंब इम्प्रेशन लगा दिया और कहा जी ये फलाने लगा दिया है, उसकी चेक एंड बैलेंस नहीं होती थी पहले कि ये जो थंब इम्प्रेशन है या अहमद का है या नाजिया का है, समीना का है या खालिद का है। तो अब जब डिजिटल सिस्टम हो जाएगा तो आपकी जो बायोमेट्रिक है, जिसके नाम का वो प्लॉट है, जिसके नाम का वो फ्लैट है, जिसके नाम की वो ज़र अराजी है, तो उसी के नाम से वो एक अप्रोप्रिएट उसी के नाम से वो डिक्लेयर होगी। तो इससे जो आपकी ज़मीन है, प्लॉट है या ज़र अराजी है, वो उसकी जो हिफाजत है, उसकी जो डेंसिटी है और उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत काबिल कबूल हो जाएगी और आप इत्मीनान बख्श हो जाएंगे कि हाँ मेरी जो अराजी है वो कहीं और मुंतकिल नहीं हो सकती। तो ये पॉजिटिव इनिशिएटिव है, इसको जितना जल्दी अमल उस पर हो जाए तो वो लोग जो ज़मीन का कारोबार करते हैं उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, अच्छा, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि इसका जब इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत सारे लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका ये काला कारोबार है जो ज़मीनों पर कब्जे करते हैं और झांसा देते हैं लोगों को प्लॉट का
जरिए राजी पे कब्जा कर लेते हैं और कहा जी लगाए इस पे अंगूठा। हम पुरानी फिल्में देखते थे और उसमें वो कहते हैं जी अंगूठा लगाओ इस पे, एक स्टाम्प पेपर होता था उस पे उसने अंगूठा लगा दिया सर को, वो आपकी जो ज़मीन थी वो उसके साथ मुंतकिल हो गई। तो अब ऐसा नहीं होगा, इसके अंदर पूरी एक प्लानिंग बनाई गई है कि अगर आपने मुंतकिल करवाना है कोई भी चीज़ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, उसके ज़रिए ही वो आपकी अराज़ी किसी दूसरे शहरी को आप मुंतकिल कर सकेंगे। और अगर आपके पास भी मौजूद है तो आप 20 साल भी आप पर रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, उसके वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में मौजूद होगा। अब वो क्योंकि अब वो जो कागजी जो मामला हैं वो नहीं होंगे, आप इत्मीनान से जो है वो घर बैठे सुकून से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वरना अगर आप मुख्तियारगर के ऑफिस में जाएंगे तो आपको बोसीदा कागज़ थमा देंगे हाथ में, और वो उसके ऊपर मैं आपको बड़ा मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। KDA हमारे यहाँ जो है इसकी तकरीबन कमोबेश कोई 4000 फाइलें नैब के पास मौजूद है, ठीक है। और उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन लोग उसके अंदर खुर्द-बुर्द में मौजूद थे। सही। और अभी भी अगर आपको कोई प्लॉट चाहिए होता है, आपको प्लॉट के खरीदना है तो आप KDA जाएंगे, KDA में जाके कहेंगे मुझे ये प्लॉट खरीदना है, तो एक साहब मौजूद होंगे वहाँ पे और वो कहेंगे जी 5000 रुपये लगेंगे। सही। आप उनको 5000 रुपये दीजिए और आपको अंदर जाके 10 मिनट बाद वो आएंगे, हाँ ये प्लॉट वेरीफाई है, भाई आप मुझे लिख के दे दें, भाई ये इतना टाइम नहीं है, मतलब ये वेरीफाई है प्लॉट। अब आपने वेरीफाई करके आपने प्लॉट खरीद दिया और बाद में वही फाइल जो है वो जाली को बिक जाती है। आप कहेंगे मैं तो पूछ कर आया था, वो कहेगा मेरे पास कौन आया था, मेरे पास कौन आया था। तो वो इतने शातिर हैं कि आपको लिखत में नहीं देते, रिटर्न में कोई चीज़ नहीं देते, रिटर्न में कोई जी। अब हमारे अपने कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने वो प्लॉट खरीदे, जब वहाँ जाके देखा तो वो पार्क था, पार्क की ज़मीन है, तो उन्होंने वो आज 80-80 लाख बेचे। और ग्राउंड रियलिटी पे जब उसकी हमने कमेटी बनाई, KDA ने उसकी सरबराही की कमेटी की, तो उसकी ग्राउंड रियलिटी पे वो बल्दिया उज़्मा की ज़मीन थी। तो इस तरह की और उस पर जो दस्तखत थे, जो स्टैम्प थी, आप यकीन करें कि 1975 की वो उस पर स्टैम्प्स लगी हुई थी और सिग्नेचर भी हुए थे सरकारी। सही। तो इस तरह की केसेस में मैं समझता हूँ नुमाया कमी आएगी। सही। और ये जो ज़मीनों की रेवेन्यू जब डिजिटल हो जाएगा, इस तरह के जो लोग कारोबार करते हैं ज़मीनों का खुर्द-बुर्द का, वो उसमें नुमाया कमी वाक़ई होगी, उसमें फिर नुमाया कमी वाक़ई होगी। बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, आप हमारे शो पे आए। शो पे यह वक्त है हेडलाइंस ब्रेक का। हेडलाइंस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, ये एक सवाल ऐसा है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। अगर आप घर में पूछेंगे तो अम्मी कहेंगी कि भाई अब्बू ने बिगाड़ा है, और अब्बू कहेंगे अम्मी ने बिगाड़ा है। फिर वो फैमिली के ऊपर बात चली जाएगी कि दादी ने बिगाड़ा है, चचा ने बिगाड़ा है। कोई एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो बच्चों के बिगड़ने के पीछे होता है। अच्छा, इसकी भी कई सारी वजूहात हैं और कई सारी जो है ना वो टर्म्स हैं और एग्ज़ाम हैं कि आपके बच्चे किस तरह बिगड़े हैं। लाड प्यार में मतलब वो ज़िद करते हुए कोई चीज़ हासिल करने के लिए बिगड़े हैं, खुदा ना ख्वास्ता वो किसी एक्सट्रीम लेवल पर बिगड़े हैं। लेकिन एक्चुअल में बच्चे बिगड़ते क्यों हैं, इसकी रीज़न क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हसन औज और उनके साथ है महजबीन अलवीना, माहिर तालीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हसन तो इतने दिनों बाद हमारे शो पे आए हसन कहाँ थे आप इतने दिनों से, ये बताएं। यही है। हसन ये बताएं बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट भी टॉपिक है और ये हमारे हम सब पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है समझना इस बात को। बिगड़ना क्या है? सही। बिगड़ना ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा जिद कर रहा है या किसी बच्चे की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है और लिमिट्स में कर रहा है, छोटा मोटा शरारतें करना, ये एक बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर है और इसको हमें पॉजिटिवली इसको इंकरेज भी करना चाहिए। बिगड़ने का मतलब है एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, एंटी सोशल बिहेवियर, जो जिससे माशरे में नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो, चोरी चकारी, बच्चों को मारना, बुली करना, ये सब चीज़ें। इसी तरीके से अपने आप को सेल्फ हार्म करना, नुकसान पहुंचाना, सिगरेट पीना, आप सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं या किसी से आपने नाजायज़ कोई रिश्ते रखे हुए, तो ये चीज़ आप अपने आप को बिगाड़ रहे हैं। तो इससे आपकी ज़ात पे तो नफ़ी होगी, उसकी ज़ात की नफ़ी होगी, नेगेटिविटी आएगी, लेकिन आप माशरे में भी इनडायरेक्टली अपने घर का माहौल भी ख़राब करेंगे। तो असल में बच्चों के बिगड़ने की वजह क्या है? ये बिगड़ना हो गया, बिगड़ने की वजह क्या है? दो तरह की वजूहत हैं। अगर हम कुरान से हम इसका निकालें कि क्या क्या वजूहत आती है, तो आज़र के बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, एक बुत तराशने वाले का बेटा, एक नेक लड़का, एक नेक इतना जलील क़दर पैगंबर। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ना खल्फ औलाद जो कि गुमराह थी,
हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। तो इसका ताल्लुक ये नहीं है कि पेरेंट अच्छा है तो बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, या पेरेंट बहुत वली था बच्चा ये निकला है, नेगेटिव निकला है, तो पेरेंट्स का कसूर उस तरह नहीं होता। हम वी आर 50% ऑफ द जेनेटिक मेकअप। हमारे जो बिहेवियर डिसाइड होता है हमारे जीन से भी डिसाइड होता है। हम कुछ लोगों के ख़ानदान में गुस्सा ही होता है, तरबियत में सख्ती होती है, हाँ, और फिर इन्वायरमेंट में आपकी थोड़ी सी बात कट करते हुए ये सवाल भी ज़रा ऐड कर लें कि बाकी जैसे माँ बाप होते हैं उसका असर उस तरह से औलाद में आता भी है, या अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि नहीं सबकी नेचर अलग अलग होती है और हो सकता है माँ बाप रिजिड हों लेकिन हो सकता है औलाद बहुत नेक हो, सॉफ्ट हो सकता है माँ बाप बहुत नेक हो और औलाद जो है वो उससे ज़्यादा जो है वो आतंक मचा रही हो माशरे में। बिल्कुल, जैसे मैंने एग्जांपल दी आज़र के वालिद साहब थे और औलाद हज़रत इब्राहीम थी, तो यकीनन वो उसके घर में इतना नेक लड़का पैदा हो गया। और उसके अलावा मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि अभी मैं जिक्र कर रहा था कि अब जो हमारे माहौल 50% हम जेनेटिक्स है, इन्वायरमेंट 50% इन्वायरमेंट कहाँ से आता है? हम बच्चा कितनी देर घर में रहता है, वो स्कूल से आने के बाद घर में रहता है, जो 6 घंटे स्कूल में रह रहा है उधर बच्चों के साथ वो क्या सीख रहा है, क्या पेयर प्रेशर है, वो कितना मरूब है बच्चों से, कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है कि लोगों का असरात कबूल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ और मैं देख रहा हूँ सबके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और बड़ी बड़ी जो है आसाइशें हैं और मैं उसके लिए नेगेटिविटी की तरफ जाऊँगा, करप्शन करूँगा, तो वो क्या है, मैं माशरे में बिगाड़ पैदा कर रहा हूँ, एक साइकिल क्रिएट कर रहा हूँ। और इसी तरीके से जो घर में हमारे पेरेंट्स हैं, अगर वो देख रहे हैं कि माँ बाप एक दूसरे से बदतमीजियाँ कर रहे हैं, गालम गलोच कर रहे हैं, कुछ भी उठा रहे हैं, नेगेटिविटी डाल रहे हैं रिश्तेदारों के खिलाफ कि बेटा ये ऐसा है, मदद नहीं करनी, दूर रहो इन लोगों से, तो आपने बच्चे को आपने सेल्फिश बना दिया बचपन से। और जिस बच्चे को आपने सेल्फिश बना दिया तो वो आप अभी तो वो रिश्तेदारों से नहीं मिल रहा, रिश्तेदारों की खिदमत नहीं कर रहा, पड़ोसियों के काम नहीं कर रहा, आगे जाके वो आपके भी काम नहीं करेगा। तो बच्चे की तरबियत ऐसी होती है कि अगर एक बच्चा है घर का तो उसको घर वाले जितने भी हैं, रिश्तेदार जितने भी हैं, उसको मार भी सकते हैं, डांट भी सकते हैं, सरजनिश भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका अपना बच्चा है, सबका बच्चा है, वो साझा बच्चा होना चाहिए। आजकल के पेरेंटिंग में मसला ये आ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि मेरा बच्चा है, मेरे बच्चे को तुमने हाथ कैसे लगाया, मेरे बच्चे को तुमने डांटा कैसे, उसको उसकी गलतियों पर अगर टोक नहीं होगी तो वो डिसिप्लिन नहीं होगा। अल्लाह ताला ने कुरान में जो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है हमें कि अगर अच्छे काम करोगे तो जन्नत है, नहीं करोगे तो दोज़ख है। क्यों दिया है? हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है हम सबसे, हम उसकी मखलूक है, उसने हमें बनाया, पर्सनैलिटी भी हमारी उसने बनाई, शेप अप की है, लेकिन हमें सज़ा और जज़ा बताया, तो बच्चे के लिए भी सज़ा जज़ा होनी चाहिए। आप बच्चे को सरजनिश ऐसे नहीं, अब यहाँ पर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये बात करते हैं कि बच्चे को मारना नहीं चाहिए। आई कंप्लीटली डिसएग्री टू दैट, दो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन साइकोलॉजी, आई एम अ डॉक्टर, बट आई फील एज सिंस आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ रिलीजन एज वेल, मैं समझता हूँ कि बच्चे की तरबियत जहाँ ऐसा लगे कि उसकी सरजनिश करने के लिए हाथ उठाना पड़े तो आप उठा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को आपको डिसिप्लिन करना है। अगर आपने उसको अपने डिसिप्लिन नहीं किया तो आगे जाके वो माशरे में जो तबाही मचाएगा उसकी जिम्मेदार भी आप होंगे एज अ पेरेंट। सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उसके जिम्मेदार भी आप होंगे। अच्छा, आजकल की जो पेरेंटिंग है वो इस तरह की पेरेंटिंग है, जैसे मैं आपको बता रही थी अपने बारे में कि भाई मेरे जो फादर हैं उन्होंने मुझे बड़े लाड और प्यार से पाला है, ठीक है, तो मेरी अम्मी भी यही कहती, मेरी नानी भी यही कहती, भाई आपने तुम्हें बिगाड़ दिया। बिगाड़ने से मुराद ये कि जिद कर ली भाई ये चीज़ चाहिए या ऐसा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे भी आप कह रही थी कि भाई मैं तो बहुत अच्छी बच्ची, ऐसे मुझे अभी जो सारा सिनेरियो ना इसमें देख के लगता है कि नहीं मैं तो कोई बहुत ही अच्छी बच्ची थी कि मैंने भाई बहुत कम तंग किया अपने पेरेंट्स को। यानी अभी जो हम लोग देख रहे होते जो सिनेरियो है उसमें तो उफ आप देखें कि वो उनको स्पेस अलग से चाहिए, अपनी मर्जी चीज़ें अलग से चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक कि जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने हमें ग्रो किया है वो वाली पेरेंटिंग ठीक थी, या अब वाले जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा कंप्लेनिंग है, या वो ये कहते हैं भाई हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं? तो फिर मुझे ऐसा लगता है भाई हमारे माँ बाप ने हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो अप किया, वो तरीका सही था कि प्यार भी किया और दिन में 2 जो है ना बिल्कुल आप लगा भी दिए। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल। और जैसे सर ने बताया हमारे इस्लाम में भी इसी तरीके से। अच्छा, सबसे पहले तो हर बिहेवियर को हम बदतमीज क्लासिफाई करेंगे भी नहीं ना, जैसे आपने कहा दैट वाज कम्प्लीटली हार्मलेस। अगर आपके पेरेंट आपको पैम्पर कर रहे हैं, मोहब्बत जता रहे हैं आपसे, या आपको किसी तरीके से कोई ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं और वो एक जायज़ ख्वाहिश है बच्चे की, तो ये किसी भी तरीके से बच्चे को बिगाड़ना नहीं है। यहाँ पर आजकल जो बात है असल में पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली बिजी, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर हम अपनी मिडिल क्लास की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स आर बिजी। फादर जो है वो जॉब पे, मदर्स और दूसरे कामों में बिजी हैं। दूसरा, मदर का रोल हमारे पास जो है, अच्छी मदर जो हैं वो खाना पकाती हैं, वो कुकिंग करती हैं, वो सब कुछ करती हैं, तो तरबियत वाला वो टाइम हम दे नहीं पा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से भी। और इतना रैपिडली ये जो 3rd इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और फिर 4th आया, उसकी वजह से इतना रैपिड हमारे पास एनवायरनमेंट चेंज हुआ दैट मदर्स आर बेसिकली सिंपली कैन नॉट कीप द पेस
और विद दैट वो अपनी ग्रोथ का पेस जो है उसके साथ नहीं क्या कहते हैं रख पाएंगे। हाँ। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों की कम्युनिकेशन बैरियर आ गया। दूसरा, बच्चे जो है जब कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है ना, जब बच्चे आपसे बात नहीं कर पाते, आप बच्चों से बात नहीं कर पाते, तो बच्चे जो भी सीख रहे हैं वो अपने तक ही रखते हैं, और जब आपको पता चलता है उस वक्त तक बहुत देर हो जाती है। तो सो दिस क्रिएट्स बेसिकली अ लॉट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज, कम्युनिकेशन बैरियर की ही वजह से आ जाते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर की ही वजह से जो है बच्चे इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं पाते हैं। तो ये एक जनरेशन गैप डेवलप हो गया। दूसरा, जैसे सर ने भी कहा, मैं इस बात को जरूर हाईलाइट करूंगी कि व्हेन अ मदर इज डिसिप्लिनिंग और व्हेन एनीवन इन द फैमिली इज डिसिप्लिनिंग, द अदर पीपल शुड नॉट इंटरफेयर। ये चीज बहुत सही बात है। अगर आप डिसिप्लिन कर रहे हैं ना, अगर बच्चे का ये गलत बिहेवियर सामने आया है और मदर उसको लेट से डिसिप्लिन कर रही है या फादर डिसिप्लिन कर रहे हैं, तो वो एक डिसिप्लिन कर रहे हैं और एक जो है वो बिगाड़ दे रही है। ये प्रॉब्लम होती है कि अगर माँ बाप दोनों सकते हैं तो दादी ने कहा नहीं ऐसे ही होगा, तो जो रूल है ना वो एक ही रहना चाहिए। जब आप सख्ती भी और नरमी भी किसी स्टैटिक पॉइंट पे रखते हैं ना, फिर ये प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली तो आपको जेंटली ट्रीट करना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं जेंटली ट्रीट, तो फिर उसमें ये होता है कि अगर हसन आपकी तरफ मैं ये सवाल थ्रो करूंगी कि अम्मी ने जो है वो सख्ती की, अब्बू ने कहा नहीं ये करने दो, अम्मी अब्बू ने सख्ती की, दादी ने कहा नहीं ऐसे करने दो, भी सख्ती की तो चचा आ गए, फिर खाला आ गई कि नहीं ये करने दो। ये कितना जो है ना वो ग्रूमिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालता है बच्चे की। देखिए किसी हद तक सही भी है कि बच्चे को ये ना लगे कि माँ बाप मेरे खिलाफ हैं, क्योंकि बच्चा उस समझने से कासिर होता है, उम्र के हिसाब से होता है बच्चों के कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है गलत है। अगर माँ बाप सख्ती कर रहे हैं तो दादी को नरम रवैया दिखाना चाहिए कि तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाला है, तुम इस वक्त सभी खिलाफ हो जाएंगे तो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन अल्टीमेटली डिसिप्लिन जो है, अगर ऐसी चीज़ें जो नाकाबिले बर्दाश्त है और जिसपे कोई भी वो नहीं हो सकती, तो सबको हर तरीके से जिरा करनी चाहिए। दादी मोहब्बत से जिरा करें, जो बाप है उसकी सख्ती रोब रहे। माँ से बच्चा मार भी खाएगा तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसा नहीं होता कि डर और खौफ बैठ जाए उसमें। तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि ये हर घर का, हर इलाके के रहने वाले लोगों का अलग अलग कल्चर होता है। बच्चे पे जुल्म ना हो, बच्चे को कोई फिजिकल हार्म ना हो, लेकिन बच्चे की अगर आपने कुरान की एक आयत तो मैं और भी कोट करूंगा जिसमें लिखा है औरत को ज़रब लगाओ, कि कुरान में अल्लाह ताला इतनी बड़ी बात कैसे कर रहा है कि औरत के साथ पहले अगर वो नाफरमानी करे तो पहले रास्ता अलग कर लो, उसके साथ रहना छोड़ दो, और फिर भी अगर नहीं बाज माने, बेहयाई पे उतर आए तो आप उसको ज़रब लगाओ। तो ज़रब लगाने का क्यों अल्लाह ताला ने कुरान में हुक्म दे दिया औरत को? औरत तो जबकि एक एंटिटी है पूरी, वो बच्चा नहीं है, वो बालिग है, लेकिन अल्लाह ताला ने उधर भी दे दिया। दो के आई डिसएग्री विद दैट ट्रांसलेशन। मैं समझता हूँ ज़रब का मतलब होता है तनबी, नॉट फिजिकल हार्म, लेकिन उलमाए कराम ने, मेजॉरिटी ने यही इसका किया। तो मैं उस पैराडाइम में ही बात करूंगा, अपनी बात नहीं करूंगा। तो ये तनबी अल्लाह ने भी दी है कुरान में कि भाई तनबी करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें अगर ऐसा है कि भाई छोटी मोटी चीज़ों पे बच्चा जिद कर रहा है, तो अगर एक सख्ती कर रहा है, नरम भी कर रहा है, तो वो घर में एक माहौल रहना चाहिए। बच्चे को ये ना लगे कि मेरे सब दुश्मन है, मुझे घर से भागना है। ये माहौल, बच्चे को सबसे अहम चीज़ सिक्योर होनी चाहिए। 2-3 चीज़ें मैं मेंशन करना चाहूँगा। बच्चा पहली चीज़ तो इमिटेट करता है। माँ बाप अगर देख रहा है कि गुस्से वाले हैं, अकड़ के चलते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुराइयां करते हैं, लोगों के हकूक हथिया लेते हैं, बच्चे को अकल होती है ये सब चीज़ों की। और जब बड़े हो रहे होते हैं 16-17 साल 15 साल के, उसको लगता है कि मेरे बाप जो है उसने ये काम किए और चाचा के साथ ज्यादती भी की, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें। औरत पे हाथ उठाते हैं, मेरे अब्बू मेरी अम्मी को मारते हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ें। मैं भी जब हूँगा तो मैं मारूंगा, उसके लिए वही नॉर्मल बिहेवियर बन जाएगा क्योंकि उसने घर में वो देखा है। जिसने घर में अगर नमाज रोजा नहीं देखा, उसके लिए नमाज रोजा बहुत एलियनेशन होगी कि नमाज रोजा ये लोग रोजे भी रखते हैं, भूखे रहते हैं, नमाज भी जिसने देखा घर में उसके लिए एलियनेशन होगी। वो इशू ये होता है कि अगर आपने बच्चे की तरबियत करनी है तो पहले आप वो खुद प्रैक्टिस करें, देन ही विल और शी विल फॉलो यू। वेलकम बैक। बच्चे क्यों बिगड़ते हैं और बच्चों के बिगड़ने की वजूहात क्या है, काफ़ी हद तक तो हमने डिस्कशन की है। मज़ीद इसके क्या जो हैं वो पहलू हैं वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप बात कर रही हैं अभी के, और हम भी बात कर रहे थे कि भाई हमें लगता है हम बड़े अच्छे बच्चे थे अपने पेरेंट्स के, और अब के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा इनवाइंग हैं या बहुत ज़्यादा जो है उनकी डिमांड्स हैं। अब क्या होता है कि समझ नहीं आता, हर जगह पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ थाट्स चल रहे होते हैं। बच्चों को मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए, बच्चों के साथ जो है वो दोस्ती रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, पेरेंटिंग सॉफ्ट होनी चाहिए, नहीं पेरेंटिंग सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बिगड़ जाते हैं। लोगों को ना एक्चुअल में सही बात समझ में नहीं आती। इनफैक्ट
हमारी जो अम्मियाँ हैं ना वो भी अब कंफ्यूज हो गई है सही कि भाई आजकल के माहौल से रिलेटेड अब हमारे तो बात हुई थी ना कि मेरी अम्मी कहती है कि अब मैं बहुत सारे टीवी पे ऐसे तज्जिए या जो है वो तबसरे सुन रही होती हूँ जिसमें मुझे ये होता है अच्छा उस वक्त मैंने इसको इस चीज़ से मना किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर वो कहती है मैंने ये सोचा नहीं, मैंने मना किया तो चलो ये ठीक है, फिर ये इस तरह से ये बिगड़ी तो नहीं। एक बात होती है ना इस तरीके से। तो किस टाइम पर आज़ादी देनी चाहिए, कहाँ पे सख्ती करनी चाहिए, कहाँ पे सख्ती नहीं करनी चाहिए, ये अब पेरेंटिंग बड़ी कंफ्यूजन में अच्छा, हमारे बड़े तो बहुत पहले से ही बिल्कुल ये बात शुरू से कहते हुए आए थे, खाओ खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की निगाह से। कहते हैं तो आप बहुत अच्छे से रखिए बच्चों को, ख्वाहिशात पूरी करें, सब करें, लेकिन हाँ उनके डिसिप्लिनिंग में वो किस तरफ जा रहे हैं इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए है। सही। तो एक कीन नजर बच्चों के ऊपर, उनकी तरबियत पे, उनके माहौल पे, जहाँ वो जा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, रेगुलरली इस चीज के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डिसिप्लिनिंग में आप भले सॉफ्टली बच्चे को डिसिप्लिन करें बट बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए। लाइक ये नहीं होना चाहिए कि आप कोई मोहब्बत दादी मोहब्बत करें, जैसे सर ने बोला दादी मोहब्बत करें, ठीक है अगर अम्मी सख्ती कर रही हैं तो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज ना करें बाउंड्री के ऊपर। बच्चे को ये नहीं बोले कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, चलो इस दफा कर लो, नहीं, इससे उसको ये पता चल जाएगा, उसका बिहेवियर और ज्यादा जो है ना उसमें ये इनकलकेट हो जाएगा दैट फाइन इफ आई क्राई, इफ आई वीप, इफ आई डू दिस, इफ आई थ्रो अ टैंट्रम, दिस इज गोइंग टू बी अलाउड टू मी फॉर सम टाइम, सो लेट्स डू दैट अगेन। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये बिहेवियर डिस्करेज होना चाहिए। बहुत जबरदस्त आपने बात की। सो बिहेवियर्स पेरेंट्स शुड नो ऑल ऑफ द फीलिंग्स, ठीक है, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स वो अलाउड हैं, बिहेवियर्स अलाउड नहीं है। आप सैड फील कर रहे हो, फाइन, अंडरस्टैंड। आप सैड फील करते हुए टेंट्रम थ्रो कर रहे हो या किसी से मिसबिहेव कर रहे हो, ये अलाउड नहीं है। आप सैड फील कर रहे हो, आपका ब्रेकअप हुआ है, ओके, आप सैड फील कर सकते हो, लेकिन आप खुदा ना खास्ता ड्रिंकिंग या स्मोकिंग जैसे सर ने बोला कुछ ऐसा कर रहे हो, एंटी सोशल बिहेवियर रख रहे हो, ये अलाउड नहीं है। सो दिस शुड हैव द बाउंड्री शुड बी वेरी क्लियर कि ये क्रॉस नहीं करनी है आपने, भले आपको कोई भी क्रॉस नहीं करनी है। अच्छा, अब बात वही आ जाती है ना कि हसन किस तरह से बच्चों को ग्रो अप किया जाए, मतलब आपका इसके ऊपर फाइनल जो है ना कहना चाहिए स्टेटमेंट क्या हो सकता है कि भाई बच्चों को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें, ये मामलात हैं। जैसे मेरी फैमिली में अब कुछ चीज़ें थी जो स्ट्रिक्टली मना थी, नहीं है तो नहीं है चाहे जो भी हो जाए, और कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर थोड़ा सा ढील दी हुई थी। पर पर्सनली आई बिलीव दैट कि हम कितने भी बड़े हो जाएं और हम किस लेवल तक भी पहुंच जाएं, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुली छूट नहीं देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जब आप टोटल अपने ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो कुछ फैसले आप गलत भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपसे ना कोई मशवरा देने वाला है, ना कोई आपका मशवरा सुनने वाला है। आपको लगता है भाई अब तो हम बड़े हो गए, हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, अब तो हम खुद कमाते हैं, अब तो हम बहुत सारी चीज़ें खुद कर सकते हैं। बस यहीं से ये जो थॉट है ना, ये आपको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, क्योंकि अल्टीमेटली शुरू से आप अपने फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ जो है वो मर्ज होते हैं, लेकिन सडन जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं और आप अपने फैसले करने लगते हैं, तो उसमें बहुत कम लकी ऐसे होते हैं जो कि अच्छे फैसले कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग जो है आपने देखा होगा रेग्रेट ही करते हैं, ओहो ये मैंने क्यों कर लिया, ये कैसे कर लिया, अच्छा अम्मी मुझे इस बात में मना ही कर दी थी तो अच्छा हो जाता, ऐसा होता है। बिल्कुल। तो ये क्या कैसे बैलेंस कैसे रखें? बैलेंस करने का मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो सब अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चाहते हैं। पेरेंट्स गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, जाहिल भी होते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं, अच्छे खानदानों से, कलेक्टिव खानदानों से, न्यूक्लियर फैमिली से भी होते हैं, हर तरह के हमारे हालात होते हैं। इंसान बेहतरीन ही चाहता है। ये ध्यान में रखें कि बच्चे ने आपसे नहीं बोला था हमें पैदा करो, इस दुनिया में लेके आओ। आपने ये फैसला किया कि हम बच्चे को दुनिया में लेके आएंगे और हम इसको बेहतरीन सहूलियात देंगे, लेकिन आप उस दुनिया में उसको लाने के लिए आप उसको फितना फसाद के लिए लेके आए हैं या माशरे के कारामद शहरी बना के लेके आए हैं। तो वहाँ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता माँ बाप की सख्ती पे, जहाँ वो बच्चा दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है, जहाँ वो अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर रहा है, किसी अफेयर में है, किसी एडिक्शन में, उधर आपको मोहब्बत से उसको उस चीज़ से निकालना है। क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है, कमी है, डिफिशिएंसी है जो उसको उधर से पूरी करने की कोशिश कर रहा है। मेडिकली भी उसकी कमजोरियाँ हो सकती हैं, बहुत सारे स्ट्रेस लेवल्स हो सकते हैं, उसके अलावा साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स उसकी होनी चाहिए। बहुत सारे एंटी सोशल बिहेवियर के अलावा ADHD वाले लोग, बच्चे भी होते हैं, पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ऑटिस्टिक एडल्ट्स भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे नहीं एडल्ट्स भी होते हैं जिनको हम बिहेवियरल इशूज़ वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और आजकल के दौर में जो कि अब जैसे मैडम ने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो रेवोल्यूशन आए ना, जिसने लीप्स एंड बाउंड्स 5000 साल से लेके, अगर आप पिछले 5000 साल निकालें और 16वीं सदी तक
एक ही तरह के हालात थे, ना बिजली, ना ये वो इंजन, ना कुछ नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी। अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, रैपिड प्रोग्रेस। अब हम लोग इस दौर में जी रहे हैं कि हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे, ना पेरेंट्स अडेप्ट कर पा रहे कि हमें कैसे पेरेंटिंग करनी है, कि बच्चों को आप किस किस चीज़ से बचाएं। सोशल मीडिया से बचाएं, सोशल मीडिया में प्रीडेटर्स से बचाएं, जो लोग जो वो बच्चों को इस्तेहसाल करते हैं उनसे बचाएं, बच्चों को अपने आप से बचाएं कि कोई नेगेटिविटी में ना जाए, क्योंकि हर चीज़ उनको इम्प्रेस कर रही है, इनको हर चीज़ अपनी तरफ खींच रही है। तो कुछ जगह पे जहाँ वो अपनी ज़ात से और नुकसान भी अगर कर रहा है अपनी ज़ात का, उधर तो आपको मोहब्बत से सपोर्ट सिस्टम बनना है, क्योंकि उससे वो आपकी मोहब्बत से निकलेगा, सख्ती से नहीं निकलेगा। वो मोहब्बत में है, किसी लड़की से मोहब्बत करता है, आप उसको सपोर्ट करें, उसके उस दुख का साथी बने, उसको वो ग्रीव करने दें। वो नशा कर रहा है, उससे निकलने में मदद करें। सख्ती उधर होगी जहाँ वो दूसरे का इस्तेहसाल कर रहा है। मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मारना पीटना, किसी की चोरी चकारी करना, लोगों के रास्ते में डिस्टर्ब करना, वहाँ आप क्योंकि स्टेट भी उधर इंटरवीन करता है। इशू एक ये भी तो होता है ना कि पेरेंट्स क्या होते हैं, वो अपने बच्चों को उतनी ही अच्छी बातें सिखाते हैं जो उनके मुफाद में होती हैं। सच में मतलब बिल्कुल, ये मैंने बहुत दफ़ा देखा है। वो एथिक्स, रूल्स और वो चीज़ें नहीं सिखाते जो वो खुद नहीं करते। ये इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। अगर आप क्लियर अपने बच्चे को समझा रहे हैं ना, मतलब मेरे फादर ने अगर मुझे बहुत क्लियर मैसेज दिया हुआ है या अम्मी ने मुझे बहुत क्लियर बात बताई हुई है कि ये नहीं करना चाहिए, तो अगर वो मेरे अपने फादर भी कर रहे होंगे ना, तो मैं उनको कह देती थी अच्छा वो आपने ही तो कहा था ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो ये कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे? तो कहते थे ओहो आई एम सॉरी, अच्छा अभी मैं नहीं करूँगा, सॉरी। ये होता है कि जो बुराइयाँ माँ बाप में होती हैं ना, वो बुराइयाँ चाहे वो कैसी भी बुराई हो सकता है कि वो माँ बाप जो है दूसरों का हक मार रहे हो, बहुत चालाकी कर रहे हो सकता है वो कामचोर हो सकता है वो दूसरी किसी एक्टिविटी में हो सकता है कोई सिगरेट पीता हो तो उसके बच्चे को वो सिगरेट का नुकसान ही नहीं बता रहा, मतलब उल्टा वो जाके कहते हैं जाओ उठा के लेके आओ सिगरेट। एक बात है ना, तो जो अपनी जो नेगेटिव चीजें होती है ना, वो छुपा के अगर आप बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं और फिर ये आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा बड़ा नेक, ओबीडियंट और इस तरह से बहुत ही कोई ऐसा ग्रो अप हो कि जिसको देख के लोग कहते हैं ना जेंटलमैन, यू नो। मेरे फादर कहते हैं कि इंसान को, लड़के को स्पेशली जेंटलमैन होना चाहिए, मतलब उसके अंदर दिखे कि उसके माँ बाप ने तरबियत की है। लड़कियों को इस तरह से होना चाहिए कि नज़र आए कि उनके माँ बाप ने उनकी तरबियत की है, बट वो अपने फ्लॉस छुपा के जो उसके अलावा चीज़ें उनमें अच्छाई होती है वो ग्रूमिंग करते, तो ऐसे हाफ ग्रूमिंग कैसे होगी? एक जुमला इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा मैं, अपने बच्चों को सेल्फिश होना नहीं चाहिए। पढ़ाई करो, तुम्हें आगे बढ़ना है। हाँ। आपने ये चीज़ें सिखाई है ना उसे, तो आप उसको एक आप सोसाइटी के कंपटीशन में ला रहे हो, आप उसको ये सिखाओगे बेटा आपने उस भाई की मदद क्यों नहीं की, वो बच्चे को क्यों नहीं दिया। असल में पेरेंटिंग अगर आपने इस तरह सिखाया ना, तो वो दुनिया के लिए तो एक रहमत का बाइस ही होगा, आपके लिए जिंदगी में रहमत का बाइस बन जाएगा, रहमत का बाइस बन जाएगा। हमारे यहाँ हसन ज्यादातर क्या सिखाते हैं, अच्छा किसी ने तुम्हें ये कहा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, अच्छा तुमने क्यों नहीं, तुम बहादुर नहीं हो, तुम यहाँ पे तो तुम कुछ नहीं बोलते, वहाँ पे तो तुम। द पॉइंट इज दैट कि हमारे पेरेंट्स ने हमें, मैं आज भी अगर कहती हूँ ना कि ये बात हुई तो मेरी अम्मी अबू मुझे ये सजेस्ट करते हैं अच्छा चलो छोड़ो, अल्लाह तो देख रहा है ना। सही है, तो इस बात में आप हर बात में ये कह देती है कि अल्लाह तो देख रहा है, भाई आगे जवाब भी तो देना होता है ना, अपने आप को जस्टिफाई भी तो करना होता है। तो मेरी अम्मी उसका जवाब यही देती हैं, बेटा अगर आप अपना हक छोड़ दोगी ना तो उसके ऊपर आपके लिए ही अच्छी बात है, आसानी है, रहमत है, लेकिन अगर आपने बदला ले लिया तो फिर वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगा, क्योंकि फिर अल्लाह ताला तो उसको उस प्रोसेस से नहीं गुजारेंगे ना। तो बेस्ट रिवेंज आप किसी को माफ़ कर दें, उसके बाद आप देखें कि आपकी सिचुएशन अलग चेंज हो जाती है और सामने वाले की सिचुएशन जो है ना वो अलग चेंज हो जाती है। हाँ ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इशू ये होता है कि अगर आपने पेरेंटिंग करनी है तो प्लीज़ आप उन तमाम पहलुओं पे काम करें जिन पे काम करना चाहिए। मतलब अगर मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं या किसी और में 4 बुराइयां हैं, तो छुपा के अगर वो इस तरीके से करता है किसी के भी साथ भी, तो ये बिल्कुल भी जो है वो मेरे ख्याल में जस्टिफाइड नहीं है। कंक्लूजन में चाहूँगी कि हसन आप इसके ऊपर कंक्लूजन दीजिए। हाँ, कुरान की एक बहुत खूबसूरत आयत है कि जब तुम उनको जब जन्नत दिखाई जाएगी तो वो बोलेंगे ये है उस सब्र का फल जो तुम दुनिया में किया करते थे। तो अगर आप अपना हक छोड़ते हैं लोगों के लिए और बच्चों को अगर आप साबिर बनाते हैं, कनात पसंद बनाते हैं, तो वो आपकी ज़ात के लिए भी बेहतरीन रहेगा, माशरे के लिए भी बेहतरीन रहेगा, और बच्चे के लिए अब बच्चा आपकी ज़ात को इमिटेट करेगा। आप खुद एक नेक रूह बन जाए, बच्चा भी इंशाल्लाह नेक हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ मैं सिर्फ ये इसके अंदर ऐड करना चाहूँगी कि पेरेंट्स को कंटिन्यूसली बच्चों को ये भी रिमाइंड कराना चाहिए दैट वी आर ग्रोइंग टुगेदर। जैसे आपके वालिद साहब ने बहुत बेहतरीन बात करी कि हाँ मैं बेटा मैं ये हो गया, मैं आइंदा नहीं करूँगा। हाँ, मैं तो फौरन कहती थी कि वो आपने तो मुझे मना किया था, आप तो ये कर रहे भाई,
तो So, फौरन we मैं are उनको not कह an देती थी, epitome, हाँ। हम भी बिल्कुल परफेक्ट हाँ। नहीं है, हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं हाँ। बेटा, हमसे भी गलती हो जाती है। हाँ। बेस्ट एग्जांपल तो एसवाई हसना ही है ना, हाँ। वो तो आपको वहीं से ही मिलेगी। सही। हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी गलत कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप भी गलत करो। हाँ। सो हम भी रिकवर करने की कोशिश करें, ना आप गलत करें ना हम गलत करते हैं। सही। तो बच्चों को ये रिमाइंड करवाइए, रादर देन सेइंग कि चलो हम कर लेते हैं, तो अपनी गलती को जस्टिफाई ना करें। अगर आप बच्चों के सामने अपनी गलती को जस्टिफाई करेंगे, आप हाँ। कहेंगे कि आपको गलत वही अलाउड है आप और बच्चों को गुटखे नहीं खा रहे है, हैं, छालियाँ खा रहे हैं, Exactly. सिगरेट पी रहे हैं, सही है, दूसरों को गालियां दे रहे हैं, तो अब आपके बच्चे तो देख रहे हैं ना ये सारी और चीजें, बच्चा कल को आपकी तो आपकी गलत को ना उसके justify जहन में करना आप सीख जाएगा। क्या मतलब क्या इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। मतलब आप सोचे ना, ये गुटके जो खा रहे होते हैं, इनको नहीं लगता कि इनके गुटके और छालिया और इनकी वजह से पता है इनका दिमाग भी बंद हो जाता है। ये चीजें जो ब्रेन की जो सेंसर्स है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ रहे होते हैं, आप लिथार्जिक हो रहे होते हैं, लोगों के बोलने में भी प्रॉब्लम आती है जो ज्यादा इस तरह की चीजें खा पी रहे होते हैं या किसी किस्म की एक्टिविटी में होते हैं, इनकी लाइफ पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया हसन, आप हमारे शो पे आए, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो गुफ्तगू हुई। अच्छा जी, अलवीना जो है वो हमें कंटिन्यू करेंगी इस सेगमेंट के बाद भी। तो एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको बताएंगे और आपको समझाएंगे कि जो रिश्ते वाली खाला हैं उनका आपकी ज़िंदगी में कितना अहम रोल है और क्या वो सबके रिश्ते करा देती हैं, तो फिर इतने सारे लोग जो हैं वो परेशान क्यों घूम रहे हैं। वेलकम बैक। तो जनाब, अब डिस्कस करने लगे हैं हम कि जो रिश्ते वाली जो आपा होती हैं, ये इनके रिश्ते कितने कामयाब होते हैं और ये टाइम कब आता है जब आप रिश्ते वाली आपा से जो है वो कांटेक्ट करते हैं कि जी हमारा रिश्ता करा दें, या लोग इतने आइसोलेट हो गए हैं। यूजुअली जो फर्स्ट कज़न मैरिज होती है वो यूजुअली उसके बारे में जो है ये कहा जाता है कि चलिए जी कोई नहीं पसंद करता अपने कज़न्स में शादियाँ करना, रिश्ते करना, बट एक पूरी ओवरऑल ख़ानदान होता है, दूर के रिश्तेदार भी होते हैं, फिर आपके हल्का अहबाब भी होता है, दोस्त भी होते हैं, यानी कि थर्ड कज़न्स भी होते हैं, कज़न्स के कज़न्स भी होते हैं। मतलब उसी ख़ानदान में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके लिए स्ट्रेंजर भी होते हैं लेकिन ख़ानदान के भी होते हैं। लेकिन लोगों ने क्या अपने अखलाक इतने ज़्यादा ख़राब कर लिए हैं या वो अपने ख़ानदान में कहीं कोई ऐसा रिश्ता नहीं देख रहे होते कि दूर दराज भी उनको कोई जानने वाला मिल जाए, बिल्कुल अजनबी ढूंढते हैं, ना उनको महल्ले पड़ोस में कोई रिश्ता मिल रहा होता है, ना वो करना चाह रहे होते हैं। तो क्या लोग इतने बदअखलाक हो गए हैं या लोगों के स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए हैं कि उनको अपनी पूरी सराउंडिंग में कोई रिश्ता नहीं मिलता, या फिर बात यही आ जाती है कि वो खूब से खूबतर की तलाश में होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो रिश्ते वाली खाला हैं, रिश्ते वाली आपा हैं, मैरिज ब्यूरोज़ हैं, यहाँ से उनको बहुत हाई फाई रिश्ता मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाती है इस सारी सूरत हाल में, वो प्रॉब्लम ये होती है कि लड़की और लड़के की उम्र निकल जाती है और फिर जिस उम्र में उनको पर्टिकुलरली शादी कर लेनी चाहिए वो शादी नहीं कर पाते, और फिर जिस उम्र में उनकी शादी हो रही होती है तो लोग कहते हैं भाई इस उम्र में तो जो है वो आपके बच्चे भी जवान होते हैं, अब इस उम्र में आप शादियाँ कर रही हैं या कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं, इस पर बात करने के लिए जो है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ताहिरा बानो, और उनके साथ जो है हमें कंटिन्यू किया है महजबीन ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक है मैम। मैम, क्या लगता है आपको, लोगों ने स्टैंडर्ड बड़े हाई कर लिए हैं? मतलब आजकल देखिए आप, लड़कियां जो हैं वो बैठे बैठे कवारे बैठे बैठे जो है वो उनकी शादी की उम्र निकल जाती है, फिर उनके साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, वो बीमार होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन शादी नहीं होती, और फिर रिश्ते वाली आपा जो है उनकी एंट्री होती है और वो कहती है जी कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं सबकी शादियाँ करा दूंगी। तो क्या वाकई ये सही है कि जो जब शादी नहीं हो पा रही होती जब इंसान रिश्ते वाली आपा के पास जाता है, या जो है वो हर कोई चला जाता है रिश्ते वाली आपा के पास? क्या आप इसके ऊपर कमेंट करेंगी? अच्छा, इसमें सबा एक तरीका हमारे यहाँ देखिए, एक शिफ्ट हुआ है हमारे यहाँ जेंडर रूल्स, हाँ, लाइक वो शिफ्ट हुए हैं। अब पहले ये नहीं होता, पहले ये होता था कि सिर्फ मर्द जो थे ना वो कमाने का एक जो है सोर्स समझे जाते थे। अब खवातीन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई है, तो अब बाज़ खवातीन तो ये समझती हैं कि मतलब ये कि शादी एक बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो और काफ़ी अरसे तक वो इस डिलेमा में रहती है कि एक फैमिली की उनको ज़रूरत नहीं है, जबकि एज अ पर्सन यू नो यू ऑलवेज नीड अ फैमिली। आप अगर एक मर्द हैं या औरत हैं, फाइनली आपने बहुत सारी आपने ट्रेजेडी रिसेंटली देखी भी होंगी कि कहाँ फैमिली का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक यू नो वो हम इस डिलेमा में है कि अगर मैं इतना कमा रही हूँ या मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, तो हो सकता है मैं शादी मेरी उस चीज़ को बंद कर देगी, शादी एक चीज़ उसको लाइक मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को रोक देगी। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह है कि अब आप ये देखिए कि लोगों का मिलना जुलना भी कम हो गया है। यही तो वजह है असल, यही तो
तो प्रॉब्लम, यही तो मैंने कहा ना कि लोग जो है वो अब मिलते ही किसी से नहीं है और उनको लगता है कि जी दुनिया जहान में रिश्ता हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। आपको इखलाक अपना अच्छा रखना चाहिए। आपकी फैमिली इतनी ज़बरदस्त हो कि लोग उसकी तारीफ़ें करें, लोग आए इस फैमिली में कि इस फैमिली की लड़की से शादी कर लें, ये बड़े अच्छे लोग हैं जी। आजकल जो 1 यूनिट बैंगलोर हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि बराबर में किसी की शादी हो रही है या सालगिरह हो रही है, तो हम किस तरह से अपने पड़ोस से रिश्ता जोड़ें। रिश्तेदारों में इस कदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, स्टेटस सिंबल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं हम लोग कि हम लोग एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने में है। तो अगर इन तमाम चीजों से बचना है तो हमको फिर वही इस्लाम का तरीका अपनाना है। इस्लाम में है कि सुलह रहमी करें, आपस में मिलें, लोगों के परेशानियों को देखें। इसीलिए पहले जमाने में कजन्स मैरिज होती थी। अब हमको या तो खुद बंदे अपने शादियां तय कर लेते हैं या तो फिर हमें मैरिज ब्यूरो के पास जाना पड़ता है फाइनली। और उस वक्त भी हम ये देख रहे थे, हमारे अपने स्टैंडर्ड सेट कर रहे होते हैं कि ये उसमें भी सही उसमें भी हमें स्टैंडर्ड चाहिए होता है, हमारा क्राइटेरिया होता है, हमारी एक चेकलिस्ट बनी होती है। उसके बाद से हम उस पर राजी होते हैं। इसी वजह से अरेंज मैरिज का थोड़ा सा रुझान एक जवाल पर है थोड़ी से। सही। लेकिन मैम ये बताएं, चलिए किसी की पसंद की शादी है और टाइमली हो गई है, वो तो एक अलग बात है ना भाई, किसी को कोई पसंद आया उसने टाइमली शादी कर ली, अब वो बात की बात है कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे केसेस हैं जिसमें ये जो रिश्ते वाली आपा उनकी जब एंट्री होती है, मैरिज ब्यूरो तो बिल्कुल एक कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए हो जाता है ना कि भाई अगर कहीं कोई इस तरह से किसी को डिवोर्स हुई है, किसी का कोई और हुआ है, तो दे गो एंड कॉन्टेक्टेड टू मैरिज ब्यूरो पर्टिकुलरली। बट ये जो रिश्ते वाली आपा जिनको आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये इनसे कांटेक्ट भी वही लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं जिनके रैंडम रिश्ते का प्रॉब्लम हो रहा होता है या जिनका मिलना जुलना कम होता है। इन लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये होती है कि ये रूखे पीखे लोग होते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं मैच मेकर्स जो पर्टिकुलरली ये बात कर रहे होते हैं कि इनका मिलना जुलना ही नहीं होता। ये अजीब रूखे पीखे से लोग होते हैं, इनको लगता है बस ठीक है कि हम किसी खाला को पैसे दे देंगे, वो कहीं जाके हमारा अच्छा रिश्ता करा देंगे, रिश्ता हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप देखें, वो खाला अपने नज़र से देख रही है ना, आप जब मिलेंगे बात करेंगे आपको कोई पसंद आएगा या नहीं आएगा, उनको तो पैसे लेने होते हैं, वो फोर्स करती हैं कि नहीं ये भी अच्छी फैमिली है और वो भी अच्छी फैमिली है। वो आपके सारे कंसर्न्स तो नहीं सुनेंगे या वो आपकी जो नेचर है उसके अकॉर्डिंगली तो नहीं जाएंगे, वो तो एक पर्टिकुलर चले जाएंगे। मुझे भी नस रही है इस पर कि पर्टिकुलर चले जाएंगे, तो ठीक है भाई, जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं क्या होती है, पैसे होने चाहिए, लड़का जो है इस्टेब्लिश होना चाहिए, लड़के की डिमांड होती है कि जी लड़की चाहे हाई फाई होनी चाहिए, इस तरह की डिमांड होती है। इस पर करेंगे बात लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है कि रिश्ते वाली आपा जो हैं वो किन घरों में रिश्ते कराती हैं और क्या वही लोग रिश्ते वाली आपा से कांटेक्ट करते हैं या रिश्ते वाली आंटी से कांटेक्ट करते हैं जिनकी उम्र निकल चुकी होती है या जिनके रिश्ते नहीं आ रहे होते, वही लोग जो है वो मैच मेकर ढूंढ रहे होते हैं, या फिर नॉर्मल लोग भी जो है वो इन रिश्ते वाली खालाओं के पास जाके कहते हैं कि जी हमारी लड़की है, लड़के का रिश्ता करा दें। मगर क्यों? क्या उनको अपनी सराउंडिंग में हल्का अहबाब में कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा होता? उसकी क्या रीज़न होती है मैम? सबसे बड़ी बात है एक सोशल हेसिटेशन होती है। फॉर एग्जांपल मेरे खाला के यहाँ कोई एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मुझे उसका लड़का बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसको अप्रोच नहीं कर सकती, तो अब मैं क्या करूँगी, किसी मिडिल पर्सन को मैं इसमें डालूंगी ताकि वो मेरा रिश्ता, मेरी बात को, मेरे प्रपोजल को उधर तक पहुँचा। एक सोशल हेजिटेशन है, एक सोशल रेजिस्टेंस है। दूसरी बात यह है कि ये खालाओं पे इन्होंने एक अपनी एंटिटी बनाई हुई है, इन्होंने एक अपनी सोशल स्टैंडिंग बनाई हुई है उन घरेलू खवातीन के दरमियान जो उन पे बहुत ट्रस्ट करती हैं। भले से वो पैसे ना लेती होंगी, लेकिन उनको ये होता है वो अपने दूरअंदेशी के लिहाज से एक मुनासिब रिश्ता आपके घर पे लेके आते हैं। जबकि आपका मिलना जुलना बहुत लिमिटेड है, आप पड़ोसियों को नहीं जानते, आप अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते, उस वक्त आपको किसी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है जो कि आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करे। सही, बिल्कुल, वो आपके रिलेशनशिप को जो जितना स्ट्रेंथन करे ना उतना अच्छा रहता है। अच्छा मजबीन, अभी जिस तरीके से हम बात करें ना कि लड़कियों ने भी कुछ इस तरह की अपनी डिमांड रखी हुई होती है कि लड़का जो है उनको उसके अंदर सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अब अगर सारी चीज़ें चाहिए होती है तो सारी चीज़ें तो मिल नहीं सकती, और फिर जिसको सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो अपने आप को भी फिर देख लिया करे ना, फिर दूसरे को भी तो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये जो मैच मेकिंग है या रिश्ता ढूंढने का अमल है, ये कुछ घरों में आप देखेंगी कि सारी बेटियों की शादियाँ हुई होती हैं माशाल्लाह, और सब खुश होते हैं। कोई गरीब बेटी है, कोई अमीर बेटी है, जो भी है, लेकिन सबकी फैमिली अपनी अपनी जगह खुश है। ये तो बात ऐसे नहीं कि नसीब, बिल्कुल। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ शादी करना ही एक बहुत बड़ी जो है ना टारगेट हो जाता है, एक टास्क हो जाता है कि भाई बेटियाँ बैठी हुई हैं, शादियाँ नहीं हो रही। उसकी क्या आप रीज़न देखती हैं कि उनकी शादियाँ ही नहीं हो रही होती हैं? मतलब वो उनकी पूरी एक
जो है ना वो चेन बनी हुई होती है, बहन की भी हो गई, दूसरी वाली बहन की हो गई, तो तीसरी बहन की जो है ना वो मसला रुका हुआ है, चौथी बहन का मसला रुका हुआ है। इस चक्कर में आप देखिए लड़कों की भी शादियां नहीं हो रही होती है पूरी लाइन से, मतलब माशाल्लाह सारे ऐसे हो रहे होते हैं कि उसके अंदर कोई क्योस क्रिएट हुआ है। ये लोगों की अपनी गलतियों की वजह से होता है, उनके बुरे अखलाक की वजह से होता है, या उनकी आदत की वजह से होता है कि कोई नहीं आ रहा होता उनके पास रिश्ता करने के लिए। बिल्कुल ऐसा होता है जब हम किसी फैमिली को देख रहे होते हैं कि उनका एटीट्यूड ओवरऑल, वो कहते थे ना हमारे तो जैसी माई वैसी जाई, तो आप जो है देखते हैं अगर उनकी मदर की इस तरह की ट्रेड्स हैं, उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लोग अपनी फैमिली के अंदर लाना पसंद नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली एक हेजिटेशन तो आ ही जाती है। दूसरा, जैसे आपने कहा, गर्ल्स स्पेशली शुड हैव उनका जो पूरी प्रायोरिटी है ना, दे शुड हैव देयर प्रायोरिटी राइट, और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी फैमिली की जो प्रायोरिटीज़ हैं, दे शुड बी इन सिंक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैमिली की प्रायोरिटीज़ कुछ और है और लड़की की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और सबको मिलकर सब कुछ चाहिए। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हो सकती हैं जो कि आपके लिए डील ब्रेकर हों कि खुदा न खास्ता लड़के के अंदर ऐसी आदत है तो मैं नहीं शादी करूंगी, या ऐसी आदत नहीं करूंगी, बट यू शुड नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन विच यू कैन कॉम्प्रोमाइज़, या इन चीज़ों को आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल पैसा आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो फिर एज आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जब तक वो सेटल होगा एज तो उसकी थोड़ी ज़्यादा हो ही जाएगी ना। 25 साल की उम्र में 35 साल वाली सहूलियत नहीं मिलेगी। का लड़का जो है वो कैसे गाड़ी, बैंगलोर, घर, वो कैसे, कौन सा उसके पास कारून का आपको देखना है आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है ना, या तो आप एज प्रायोरिटाइज कर लो या तो आप पैसा प्रायोरिटाइज कर लो। तो इनमें से आपको क्या चाहिए? अगर आपको चाहिए डेफिनेटली 35 साल का लड़का आपसे वो शौकी, वो चंचल, उस तरह का रिलेशनशिप आपको, एक जो बचपन आप साथ गुजारेंगे, ग्रो करेंगे, वो नहीं दे सकता आपको। उसके लिए आपको फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहती हैं कि ये सब आपको मिले, अगर आप चाहती हैं आप चाट खा के भी खुश हो जाएं, तो पैसों पे कॉम्प्रोमाइज करें। पैसों पे, अच्छा मसला सारा ये कि जितनी ये हाई फाई डिमांड्स होती है ना, इन दी एंड आप देखें कि जब एज निकल जाती है, उम्र निकल जाती है, उसके बाद यही लोग आपको, मैम शायद आप एग्री करें इससे, यही लोग आपको जो है किसी डिवोर्सी से या किसी इस तरह के शख्स से जो है वो शादी करते हुए नज़र आ रहे होते हैं कि वो आप कहते हैं कि यार इनकी तो जो डिमांड थी या इनकी तो चॉइस थी वो तो बड़ी हाई थी, तो ये इन्होंने कहा कि शादी की। क्योंकि देखिए जो शादियाँ छोटी उम्र में हो जाती हैं ना, वो शादियाँ ऐसी होती है कि उसमें जो लड़कियाँ होती हैं या लड़के होते हैं उनकी भी उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, फैमिली ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, बेशक वो पसंद की शादी क्यों ना हो। लेकिन यूजुअली जो इस तरह की शादियाँ होती हैं जो आप खुद अपनी इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं और एक ख़ास एज में कर रहे होते हैं, वो जो है ना बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग होती है। देखिए हमें शुरू से ना ये बताने की ज़रूरत है अपने बच्चों को, शादी की बहुत ज़रूरत है। शादी आपके लिए ज़िंदगी का एक बहुत इंटेग्रल एलिमेंट है। हम लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं बताई। जब टुवर्ड द एंड ऑफ द लाइक आप अपनी जर्नी के ख़त्म करने लगते हैं तो आपको लगता है कि आप अब लोनलीनेस का शिकार हो रहे हैं। अब आपको कोई पार्टनर चाहिए जो आपको फाइनेंशियल असिस्ट करे, जो आपको सोशली एंड मॉरली असिस्ट करे। तो ये पेरेंटल अगेन पेरेंट्स पर आता है कि शुरू से ही बताएं कि शादी, आप ये देखिए थोड़े दिन पहले ये ट्रेंड आम नहीं था। लोग शादी करते थे, मतलब कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ शादियां नहीं होती थी, और लड़कियां बैठी रह जाती थी तो उनको अच्छी नजर से देखा नहीं जाता था। तो ये चेंज कैसे आया, ये ट्रांजिशन कैसे आया हमारे कल्चर में कि हम ये एक्सेप्ट करें कि मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती, अब मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता था, एक्सेप्टेड हैप्पीली ना कि दे डोंट वांट टू गेट मैरिड, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं इसको बहुत खुशी से। चले जी, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे शो पर आई और हमारा साथ दिया। महजबीन ने इस वाले सेशन में भी आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, शो का टाइम हो गया है एंड अप, और आज का शो कैसा लगा ये बताएंगे आप हमें हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए, कीप वॉचिंग सिटी एफएम।